तो संतोषी एजुकेशन आई इसमें आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जो RO का 2023 और 22 के जो मतलब ये एडिशन है, इसमें हम जो समस्त आज तक के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो GS का हो, उन सभी को हम कवर कर रहे हैं। उसी सिलसिले में ये आपका जो 2017 का हम कर रहे थे, ये उसका आखिरी पार्ट है। ठीक है, ये तीसरा पार्ट है जो कि आखिरी पार्ट है। इसका हम जो GS के क्वेश्चन है उसको देखेंगे जो बचे हुए थे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। देखिए, हमने ये सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। आप चाहें तो आप जाके देख सकते हैं, इस चैनल पे मौजूद है। ठीक है, तो आज जो भी बचा हुआ है उसको हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए, अब ये चैनल जो है ना, ये न्यू चैनल है। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आप अगर वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय भी दे दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो ज़रूरत है उसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो नया चैनल है इससे सपोर्ट मिले। और आपको पता शायद हो या ना हो, लेकिन जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो लाइक कमेंट पे ही कार्य करता है और सब्सक्राइबर पे काम करता है। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिए। बेल आइकन को साथ में प्रेस करना ना भूलिए। ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका पार्ट 3 होगा। ठीक है, ये आपका पार्ट ये 3 होगा। ऑलरेडी हमने 1 और 2 पार्ट में ये कवर कर दिया है। ठीक है, एक में 20 क्वेश्चन है और एक में 60 क्वेश्चन है। तो आज हम 60 क्वेश्चन और करेंगे, तो आपके ये 140 हो जाएंगे। ठीक है, 140 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, जो कि GS में इतने ही आते हैं, 140। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और हाँ, मैं आपको बता दूंगा, अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या है पहला ऑप्शन? स्वपोषी का स्तर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादन कहा जाता है, जो द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी या विषम पोषण के स्तर के उत्पादन से है। ठीक है, तो ये दोनों सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है? प्रश्न के दोनों कथन सत्य हैं, क्योंकि जो स्वपोषी स्तर है, जो स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, जबकि जो स्वपोषी है, स्वपोषी के स्तर पर उत्पादन के द्वितीयक उत्पादक कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है, एक स्वपोषी संगठक और दूसरे परपोषी संगठक। ठीक है, आपने खाद्य श्रृंखला पढ़ा होगा साइंस में, तो आपको ये चीज़ का ज्ञान थोड़ा बहुत जरूर होगा, आइडिया होगा। ठीक है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा का एक पोषण स्तर अन्य स्तर से हस्तांतरण के पश्चात कितना बचता है, मतलब कैसा रहता है? तो क्या रहता है? वो घटता रहता है। ठीक है, आपने ये तो पढ़ा होगा ना कि आपने एक कहानी सुनी होगी कि घास कौन खाता है खरगोश, जो चक्र होता है, घास कौन खाता है खरगोश। ठीक है, फिर खरगोश को कौन खाता है? ठीक है, उसके बाद फिर और वैसे से जैसे खाद्य श्रृंखला बनती जाती है। ठीक है, तो जाके जो आखिरी वाला होता है वहाँ पे 0.01% तक ही वो ऊर्जा पहुँच पाती है। ठीक है, या 0.01% नहीं, 10%। ठीक है, हाँ, 10% तक ऊर्जा पहुँचती है, तो आखिरी तक 10% तक ऊर्जा पहुँचती है। तो इस तरह से ये घटता जाता है। अभी हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। ये देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है या प्राथमिक उत्पादन में उत्तरोत्तर पोषण के स्तर में जाती है, अतः इस स्थानांतरण ऊर्जा का ह्रास होता रहता है। इसके लिए लीमेंड ने 10% का नियम दिया था। जो लीमेंड है, उन्होंने 10% का नियम दिया था, जिसके अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण मात्र 10% ऊर्जा संचित हो पाती है। ठीक है, मान लीजिए एक हिरन है। ठीक है, एक हिरन है। ठीक है, एक हिरन है। हिरन ने क्या खाया? हिरन ने घास को खाया। ठीक है, घास को हिरन ने खाया। अब हिरन को किसने खाया? हिरन को शेर ने खा लिया। तो जो शेर है उस तक ऊर्जा कितनी पहुँचेगी? तो उसमें 10% तक पहुँचेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सिद्धांत काम करता है लेमन का। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है, इसमें पादप विविधता भी पाई जाती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। भूमध्य रेखा जो इक्वेटर है के दक्षिण या उत्तर में लगभग जो 28 डिग्री के भीतर पाए जाने वाले वन होते हैं, उन्हें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है। ये वन पादप प्राणियों के विकास एवं वृद्धि के लिए अनुकूल दशाएं प्रदान करते हैं, क्योंकि इनमें वर्ष भर उच्च वर्षा का तापमान रहता है। ठीक है, तो इस तरह से
ये मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूँ, जैसे कि ये आपका अर्थ हो गया ऐसे ही, मतलब मान लीजिए, ठीक है, ये आपका अर्थ हो गया, ये आपका इक्वेटर है, ठीक है, तो ये 0 डिग्री यहाँ पर, ठीक है, ये 0 डिग्री है, और जो ये 28 डिग्री और इधर 28 डिग्री, तो जो इसके बीच का होगा वहाँ पे ये 7 पाए जाते हैं उस प्रतिबिंब सदाबहार मान, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देंगे थोड़ा, ये आपका 0 डिग्री, इधर भी 28, इधर भी 28, ठीक है। तो इसके अंदर जो इन दोनों के बीच में होंगे वो सदाबहार उष्ण प्रदेश सदाबहार मान पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रादेशिक सामान्य ज्ञान, मतलब जो स्पेशल है उससे देखते हैं एक पिक्चर। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन फसलों के अग्रणी उत्पादक है? तो गेहूँ, आलू और गन्ना सबसे ज़्यादा होता है यूपी में। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश में गेहूँ, गन्ना, आलू की शीर्ष उत्पादक राज्य हैं, जबकि जो चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। और मूंगफली का शीर्ष उत्पादक कौन सा राज्य है? तो गुजरात है। और कपास का सर्वाधिक उत्पादक कौन है? तो महाराष्ट्र है, ठीक है। महाराष्ट्र में कपास ज़्यादा होता है, तो चीज़ ध्यान रखेंगे। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पे अवस्थित है? तो वो बनारस में है, ठीक है, वाराणसी में है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी में अवस्थित है। उल्लेखनीय है कि इस केंद्र की आधारशिला नवंबर 2014 में रखी गई थी, जिसे 22 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। ये अभी जो 22 दिसंबर 2017 में ये समर्पित किया गया है, प्रधानमंत्री का उद्घाटन किया है। इस केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव जो वित्त मंत्री के द्वारा 2014 और 15 के बजट में ही कर दिया गया था, तो ये ध्यान रखेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? तो ये मथुरा में है, ठीक है। ये कहाँ अवस्थित है? तो ये मथुरा में अवस्थित है। आगे चलते हैं। नोएडा में उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो नोएडा आपका ये गौतम बुद्ध नगर में आता है, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर में आपका नोएडा आता है, ध्यान रखेंगे चीज़। नोएडा अर्थात न्यू ओखला, ये नोएडा की आप फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये नाम है, ठीक है। एक सेकेंड, इसको हम अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। तो ओखला का नाम क्या है? माफ़ कीजिए, नोएडा का क्या नाम है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक उपनगर है। उल्लेखनीय है कि जो नोएडा है और ग्रेटर नोएडा दोनों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में ही स्थित है, ठीक है। तो आपसे पूछे कि नोएडा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के जिले में है, तो वो आपके गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है। उत्तर प्रदेश की जो वर्ष 2018-19 में बजट का आकार कितना था? ठीक है, एक्चुअली में 2017 क्वेश्चन था, 2017 क्वेश्चन था, तो इसलिए उस टाइम का बजट से पूछा गया है। लेकिन जो आपका अभी पेपर होगा, ये जो 22 दिसंबर को है, उसमें आपका इस साल का बजट पूछा जाएगा, तो ध्यान रखेंगे, बजट को तैयार कर लेंगे। तो इससे हमें इतना मतलब है नहीं, तो इसको हम रहने देते हैं। बाकी देखने को तो देख सकते हैं, लिखा हुआ आपके पास सामने डाटा है, इतना था। बाकी PDF से भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में से विचार करना है। कथन ए कौन सा है? भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोकसभा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। अब बताइए आप, जो भोजपुरी है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, ऐसा है क्या? ऐसा है? तो हाँ, बिल्कुल है। लेकिन जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो अन्य भाषाओं को ऐसा तो नहीं, यूपी वाले तो सब बोल लेते हैं, वो अब चाहे उसमें बहुत सारे कल्चर हैं। आप देख रहे तो इधर राजस्थान से भी जो राजस्थान से इलाका मिला हुआ है, मेरठ हो गया, आगरा हो गया, इधर थोड़ी दूसरी भाषा चलती है, इधर मथुरा में दूसरी भाषा चलती है, उधर आप चले जाइए बस्ती, बलिया, गोंडा में, वहाँ अलग ही भोजपुरी से मैच करती हुई थोड़ी भाषा चलती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सहज नहीं होता है, ये थोड़ा गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। तो इस तरह से आप आंसर, हाँ सही है इसका आंसर, ठीक है, ए सही है और आर गलत है, ठीक है। कथन सत्य है, क्योंकि जो भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, जबकि कारण दो असत्य है, क्योंकि पूर्वी जो उत्तर प्रदेश के लोग भोजपुरी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं को बोलने में भी सहज होते हैं। जैसे हमने बताया आपको कि यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, वो अलग अलग राज्य क्षेत्रों से अपना सीमा साझा करता है, तो उसके जो आसपास के इलाके हैं वहाँ के जो लोग हैं वो भी भाषा वो जानते हैं, तो ऐसा नहीं है, सहज नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो दशहरी आम कहाँ पे होता है? लखनऊ जिले में होता है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ जनपद में दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादकता है।
उल्लेखनीय है कि जो दशहरी आम को भौगोलिक संकेतक मतलब जो GI टैग है वो प्राप्त हो चुका है, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर कहते हैं इसे। इसको हिंदी में ये क्या कहते हैं, भौगोलिक संकेत, ठीक है, ध्यान रखेंगे। विशेषत कानूनी दर्जा अर्थात GI टैग प्राप्त है। एक अलग स्वाद और सुगंध के कारण दशहरी आम विशेष पहचान रखता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? आगरा, इलाहाबाद, खुर्जा, मेरठ। तो जो इलाहाबाद है ये निर्यात केंद्र नहीं है, निर्यात विकास केंद्र नहीं है, ठीक है। इलाहाबाद के अतिरिक्त शेष 3 जिलों में निर्यात केंद्र हैं जिनमें निर्यात होने वाली वस्तुओं का विवरण निम्नवत है। आगरा में सिल्क होता है, सिल्क कारपेट, हस्तशिल्प सामान, संगमरमर उत्पाद, बैग आदि होते हैं। और जो खुर्जा है, खुर्जा में आपका पटरी, सैरमिक टाइल्स आदि होते हैं। और मेरठ में आपका क्या होता है, टेक्सटाइल, खेल का सामान और स्वर्ण आभूषण, ये सब मेरठ में तैयार किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद धारण की अवधि कितनी है? तो 8 वर्ष की है। लोकायुक्त पद धारण की अवधि वर्तमान में 8 वर्ष है। पूर्व में इसका कार्यकाल 6 वर्ष हुआ करता था, जिसे लोकायुक्त या उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2012 में इसे बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि किसी राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के और मुख्य न्यायाधीश के की जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कथनों को विचार कीजिए। कन्नौज इत्र के शहर के लिए इत्र का शहर है। हाँ बिल्कुल सही, कन्नौज में इत्र काफ़ी फेमस है। आपने स्पेशल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हमने इसी पे कवर किया है, आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। कन्नौज शहर के सभी निवासियों को यहाँ इत्र का उद्योग, नहीं सभी नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसा थोड़ी कि मतलब किसी शहर में कोई मतलब 10 लोग रहते हैं, 10 लोग इसी काम करते हैं, नहीं ऐसा नहीं, सभी नहीं होगा ये, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सभी में से मान लीजिए कि 10 में से वहाँ पे अगर 8 लोग भी करते होंगे लेकिन 2 लोग तो नहीं करते होंगे ना, तो ये सभी तो आ ही नहीं जाएगा। सभी जो वर्ड दिखाई इसलिए उसी ये गलत हो जाता है। कुछ होता तो हम मान सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से ए इसका नहीं हो जाएगा और आर हो जाएगा गलत, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें नहीं है, हाँ सी है, ठीक है। हाँ ए सही है किंतु आर गलत है, देखते हैं अभी। हाँ सी आंसर भी इसका। कथन सत्य है क्योंकि कन्नौज में इत्र का शहर कहा जाता है, किंतु कारण असत्य है क्योंकि जो कन्नौज शहर के सभी निवासियों को यहाँ इत्र का उद्योग नहीं है। इत्र के व्यवसाय के अतिरिक्त कन्नौज तंबाकू व्यापार के लिए भी जाना जाता है, मतलब यहाँ पे और भी व्यवसाय बहुत सारे हैं, ठीक है। तंबाकू का व्यापार है और भी बहुत सारे व्यापार हैं जो किए जाते हैं यहाँ के नागरिकों के द्वारा। सिंगल विंडो क्लीयरेंस विभाग निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए उत्तर को चुनना है, ठीक है। औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, औद्योगिक अनुमोदन, ठीक है। तो ये दोनों नहीं है इसमें। जो सिंगल विंडो क्लीयरेंस है वो दूसरा चीज़ है, इसमें से एक भी नहीं है। अभी देखते हैं क्या है। तो इसका नहीं, ठीक है। एक्चुअली में ये जो औद्योगिक अनुमोदन है ये है, हाँ ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गई, कोई नहीं, चलते हैं आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जो सिंगल विंडो क्लीयरेंस है के विभाग के उद्योग में संदर्भ में प्रसंगत 2 असत्य है, जबकि कथन एक असत्य है, क्योंकि इस विभाग का संबंध औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन से नहीं है। उल्लेखनीय कि जो मुख्यमंत्री कार्यालय स्थापित विभाग का प्रमुख उद्देश्य राज्य के औद्योगिक इकाइयों से प्रोत्साहित करना होता है, ठीक है। अपशिष्ट का तो नहीं है, वो नगरीकरण के लिए है, लेकिन जो औद्योगिक अनुमोदन है ये और सिंगल विंडो के लिए कि ताकि ज़्यादा कार्य किया जा सके। प्रसिद्ध ठुमकी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? ये जो गिरजा देवी हैं उस समय चर्चित में थी, करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बनारस में हुआ था। बनारस घराने के संबंधित ठुमकी गायिका गिरजा देवी का जन्म 8 मई 1929 में बनारस में हुआ। ये पद्मश्री, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण आदि सम्मानों से भी सम्मानित हो चुकी हैं। जो गिरजा देवी हैं की जो मृत्यु वो 24 अक्टूबर 2017 को कोलकाता में हो गई थी, ठीक है। आप देख रहे हैं करंट अफेयर कैसे क्वेश्चन आता है कि इनकी मृत्यु 2017 में हुई थी, इसलिए ये क्वेश्चन करंट में था, तो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया। तो आपको पता लग गया यहाँ से कि क्या कैसा इंपॉर्टेंट है। जो हाल फिलहाल के जो मतलब जो पर्सनैलिटी हैं उनको आप ध्यान रखेंगे, चाहे संगीत से हो या और किसी पर्सनैलिटी हो, इनकी मृत्यु हुई है या इनको किसी चीज़ कोई अवार्ड मिला है तो उस चीज़ को आप अच्छे से क्लियर करके जाएंगे, ठीक है। यहाँ आपको मैच करने के लिए भी दे सकता था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंगल क्वेश्चन पूछा है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर में से कौन सा है? तो जो बलिया है वो सबसे पूर्वी आ जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर पश्चिमी जिला क्रमशः बलिया तथा शामली है। शामली सबसे पश्चिमी है, ठीक है, और बलिया सबसे पूर्वी है, जबकि उत्तरी और दक्षिणी जिले में क्रमशः सहारनपुर,
तो सोनभद्र आते हैं। तो उत्तर में आपका कौन सा है, सहारनपुर और सोनभद्र है, ठीक है। उल्लेखनीय कि बलिया पूर्वी सीमा बिहार के 3 जिलों भोजपुर, छपरा और सीवान से घिरा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे समझें तो ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ठीक है। तो ये अब यूपी है, ठीक है, ये यूपी है, ठीक है। तो आपका जो पूर्वी है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो बलिया है। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो शामली है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, इसको ना हम एक काम करते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, फिर सही से समझ आ जाएगा। शामली है, ठीक है। और उसके बाद सबसे जो उत्तरी और दक्षिणी जिला कौन सा है, उत्तरी कौन सा है, सहारनपुर। इधर कौन सा है, सहारनपुर। ये कौन सा है, सहारनपुर है, ठीक है। और उसके बाद जो दक्षिणी जिला है, दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आई थिंक आप लोगों को अब ये चीज़ें याद होंगी, ठीक है। पूर्व में बलिया, पश्चिम में शामली, नॉर्थ में मतलब उत्तर में सहारनपुर और दक्षिण में सोनभद्र, ठीक है। ये आपके यूपी के बाउंड्री के ज़िले हैं कुछ, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं आगे। निम्नलिखित शहर में से सुमेल करना है, सुमेल नहीं है, ठीक है, शहर है और ये विशेषता है जो बनारस है, वो संस्कृत धर्म के लिए फेमस है, बिल्कुल वहाँ काशी विश्वनाथ का जो टेम्पल है वो है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी बिल्कुल है। झांसी औद्योगिक केंद्र नहीं, औद्योगिक केंद्र तो ये नहीं है। झांसी आपका ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐतिहासिक से जुड़ी हैं। जो मुरादाबाद है, पीतल नगरी कहा जाता है इसे, तो ये फेमस है। तो ये आपका सी सही हो जाएगा, मतलब सी गलत है। देख लेते हैं यहाँ, बनारसी संस्कृत केंद्र धर्म है। और जो लखनऊ है वो प्रदेश की राजधानी है, आप सब जानते हैं। झांसी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। मुरादाबाद पीतल उद्योग है, ठीक है। अब ऐतिहासिक स्थल इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि आपने जानते होंगे जो मध्यकालीन भारत है या मॉडर्न हिस्ट्री है, वहाँ बहुत सारे चीज़ें जैसे झांसी की रानी थी और बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे ऐतिहासिक रूप से सूचीबद्ध हैं, तो इसलिए वो ऐतिहासिक घटना स्थल के रूप में जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। और बहुत सारी वहाँ चीज़ें हैं, वो किसी और वीडियो में कभी बात करेंगे। अभी देखते हैं आगे। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है, तो ये जो सहारनपुर है, ये आपका इसके लिए जाना जाता है, नक्काशी के लिए। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का सहारनपुर नगर प्रसिद्ध है। कैपिटल ऑफ द वुड क्राफ्ट के नाम से प्रसिद्ध सहारनपुर में प्रदेश के काष्ठ नक्काशी उत्पादक का लगभग 90% भाग प्राप्त किया जाता है। सहारनपुर में सूती वस्त्र, चीनी प्रसंस्करण, गत्ता निर्माण व कागज़ आदि के उद्योग के लिए भी जाना जाता है। तो आपका सहारनपुर है वो नक्काशी और बहुत सारे हैंडक्राफ्ट के जो सामान है ये आपके सहारनपुर में प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र में सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए थे, तो कहाँ पे, वो आपका इलाहाबाद में है। भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर देश के कुल 7 केंद्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनकी विवरण निम्नलिखित हैं, देखते हैं। ये आपके हैं उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे है, तो आपका ये प्रयागराज में है, जो कि इलाहाबाद कहा जाता है। नहीं, पहले ये इलाहाबाद कहते थे, अब प्रयागराज कहते हैं, ठीक है। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे है, तो पटियाला में है। उत्तर पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, दीमापुर में है। पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता में है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में है। और जो दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र है वो आपका नागपुर में है। दक्षिण का सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है, तो तंजावुर में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश भारत के शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है, इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो जी हाँ, बिल्कुल होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, तो जब गन्ने का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, तो ये तो स्वाभाविक है कि ये होगा। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, नहीं ऐसा नहीं है, चीनी मिल की संख्या कहीं और भी सर्वाधिक हो सकती है, ये थोड़ा स्टेटमेंट लग रहा है, बाकी देखते हैं अभी। तो उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादों की संख्या सर्वाधिक है, तो हाँ, मैं भी हो सकता है। इसका आंसर सी है। सी में देखते कौन कौन सा है, 1, 2 और 4, तो मतलब 1, 2, 4, मतलब 3 नहीं है, ठीक है। तो ये जो सर्वाधिक, हाँ ये लग रहा था मुझे डाउट कुछ, तो यही नहीं है, तो ये गलत है। तो आपका आंसर है सी। अब देखते हैं आगे एक्सप्लेनेशन में। 1, 2, 3, 4 सत्य हैं, जबकि जो कथन 3 है वो असत्य है, क्योंकि तो चीनी मिल की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, महाराष्ट्र में आपका सबसे ज़्यादा
चीनी मिलों की संख्या है। ठीक है, उत्तर प्रदेश न कि उत्तर प्रदेश में, चीनी मिलों की संख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान आता है, मतलब पहला महाराष्ट्र है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चीनी मिल की संख्या कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो महाराष्ट्र में है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है। तो चीज़ों को ज़रा ध्यान से सुनेंगे, और हो सके तो आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। हो सके तो आप वीडियो पॉज करके पहले आप कमेंट भी करके उसके बाद आप सोच सकते हैं, या मतलब सोच के कमेंट कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा। चलिए चलते हैं आगे। अब आगे आपका रीजनिंग का सवाल। ठीक है, कुछ फेरी वाले लखपति हैं का सही प्रकरण का निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, ये देखिए, ये फेरी वाले हैं और ये लखपति हैं, तो जो ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सी आंसर। एक बंदर फिसल कर 16 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है। यदि वह 1 मिनट चढ़ता है तक अगले मिनट में 1.4 मिनट चढ़ता फिसल जाता है, तो वह खंभे की चोट पर पहुंचेगा। तो ये उपरोक्त में से कोई डाटा इंसफिशिएंट का, तो डाटा इसका अवेलेबल नहीं किया इसका वो निकाल सके। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ये आप यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, ये प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं, तो आप चाहें तो आप PDF लेकर आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति चित्र को देखते हुए संजय ने कहा, इसकी माँ मेरे पिता पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई तथा बहन नहीं है। संजय किसके चित्र देख रहा था। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रक्त संबंध है। ठीक है, तो अपने पुत्र का ही देख रहा था। इसके आप एक बार बैठ के आराम से देखिएगा, समझ आएगा, आ जाएगा आपको। ठीक है, देखिए इसमें दे रखे ना एक्सप्लेनेशन काफ़ी मतलब नॉर्मल वाले हैं, तो आप इसे अगर देखेंगे तो आपको आ जाएगा अच्छे से। जैसे कि आप यहीं देख लीजिए। ठीक है, इसमें आपको ये ज्ञात करना है जो लास्ट वाला डिजिट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाइए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे ऐसे आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है नहीं। ये भी आप जो रीजनिंग के सवाल है ये आप खुद कीजिए तो ही बेटर है, और इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है तो मेरा बताने का मतलब बनता नहीं, वैसे आप अच्छे से देख के समझ सकते हैं। भाई कोई दिक्कत होगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो रीजनिंग वाला पार्ट हम छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। अब आगे हैं समसमायिकी। देखिए समसमायिकी भी आपको इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि जो ये उस टाइम का था और ये अब तो आने वाला है नहीं, काफ़ी साल बीत चुके हैं। आज 2024 चल रहा है और ये 2017-18 का है। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपका पेपर ये 2017 में हुआ था, तो ये सारे कोई मतलब बनते नहीं हैं। ठीक है, तो समसमायिकी को भी छोड़ते हैं, देखते हैं आगे कोई बचता है क्या हमारे लिए। हाँ, विविध बचता है, अभी एक ही क्वेश्चन है इसका। ठीक है, तो विविध देख लेते हैं फिर रैप करते हैं, क्योंकि जो करंट पढ़ने से कोई मतलब बनता नहीं है हमें। ठीक है, क्योंकि ये अब कोई हमारे इनरिलेवेंट हो गया है आज के एग्ज़ाम को देखते हुए। ठीक है, इसमें स्थान दिया हुआ है और संस्थान दिया हुआ है, इनको सुमेलित करना है। ठीक है, सही सुमेलन कौन सा सुमेलित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान कहाँ पे है, तो बनारस में है। केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये श्रीनगर में है। तो श्रीनगर में ये आपका है क्या, नहीं श्रीनगर में नहीं है, ये आपका लखनऊ पड़ता है। और जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है ये लखनऊ में ही है, और भारतीय दलहन अनुसंधान ये आपका कानपुर में है। तो देख सकते हैं आंसर इसका बी है, यही मैच नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है अच्छे से, आप इसे देख सकते हैं। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी है। ठीक है, और सपोर्ट कीजिए क्योंकि नया चैनल है। ठीक है, आप लोग ही से ही इसे आगे ले जा सकता है। अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहते हैं कि मैं और बताऊँ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ठीक है, जिसको ज़रूरत है उसको जो शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, और हमें काम करेंगे कभी किसी और वीडियो में, जैसे कि सारे क्वेश्चन हम जो इसके जो रीजनिंग वाले हैं इनको हम अलग से करेंगे। ठीक है, सबको अच्छे से करेंगे, क्योंकि इसमें करना ठीक नहीं है और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऊपर से इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है तो उतना मज़ा आता नहीं है। ठीक है, जो सस्पेंस है वो बेकार हो जाता है। GS की बात अलग होती है।
तो कोई नहीं, हम कभी किसी और वीडियो में इन सबको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी दूसरे साल के PYQ के साथ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्ट एंड शेयर, सी यू सून।